आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एंटीजन एंटीबायोटिक, एंटीजन में एंटीबॉडी का रिएक्शन। ये जो टॉपिक है ये बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर में थर्ड पेपर के यूनिट को कवर करेगा। देन एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड पेपर को कवर करेगा। आइए देखते हैं एंटीजन में एंटीबॉडी का रिएक्शन। अब एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन, तो सबसे पहले हम जाने एंटीजन के बारे में कि एंटीजन क्या होता है। एंटीजन एक तत्व है जो विशेष रूप से लिम्फोसाइट्स के रूप में काम करता है। जो लिम्फोसाइट्स होती हैं इसमें जो संक्रमण, जो वाइट कलर, जो लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो वाइट कलर की रक्त कोशिकाएं होती हैं जो संक्रमण को दूर करने में हेल्पफुल होती हैं। अब जो एंटीजन होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जो बाहर होते हैं, जो बाहर से हमारे शरीर के अंदर आते हैं। अब हम जाने एंटीबॉडी के बारे में कि एंटीबॉडी क्या है। तो एंटीबॉडी एक प्रतिरोधक क्षमता है। एंटीबॉडी हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, ये प्रोटीन होता है। जो एंटीबॉडी होती है, जो बाहर के एंटीजन होते हैं जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इम्यूनिटी होती है जो हमारे लिए बचा कर रखती है। और जब एंटीजन एंटीबॉडी का जब रिएक्शन होता है तो वह एक बंध बना लेता है। अब हम डेफिनेशन के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें तो एंटीजन, जब कोई एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट होता है तो वो स्पेसिफिक होता है, उस टाइम पे भी देखने मिलता है, और जब दूसरी टाइम जब वो देखने के लिए मिलता है तो उस टाइम पे रिएक्ट होता है। और अगर हम लैब की बात करें तो लैब में जब न्यूट्रोफिल करके कुछ होते हैं ऑब्जर्वेबल, जो इनसाइड बॉडी डिसीज होते हैं, तो वो ऑब्जर्वेबल मैनर के फॉर्म में दिखते हैं। अब जब जो एंटीजन है और एंटीबॉडी जब रिएक्शन होता है तो एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं AG-AB रिएक्शन। अब हम आउटसाइड द बॉडी की बात करें। आउटसाइड द बॉडी का मतलब है जैसे कि अगर हम लैब में डायग्नोस करने के लिए या ट्राइफोल्ड में यूज करते हैं तो उस फॉर्म के लिए हम सीरोलॉजिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब ये सीरोलॉजिकल जो रिएक्शन होता है इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज होता है डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़। डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़ का मतलब होता है इसे हम डायग्नोस करने के लिए करते हैं। अगर हम हेपेटाइटिस के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जब कोई हेपेटाइटिस का कोई सैंपल लेते हैं, हम उसका ब्लड सैंपल लेते हैं या उस सीरम को कलेक्ट करते हैं, तो उसमें हम एंटीजन को ढूंढेंगे या एंटीबॉडी को ढूंढेंगे, या तो एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेंगे, और ये इन दोनों को रीसेट कर देते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि मान लो हमारे पास सैंपल है, सैंपल में जब हम लेते हैं तो ब्लड नीचे हो जाता है, नीचे जम जाता है, ऊपर सीरम आ जाता है। तो सीरम को कलेक्ट करके उसमें हम हेपेटाइटिस के लिए टेस्ट लगाते हैं। जब उसमें एंटीजन, लिक्विड एंटीजन पड़े हुए होते हैं, तो जब एंटीबॉडी को लिक्विड फॉर्म में हम डालते हैं और इन दोनों के बीच जब रिएक्शन होती है तो 3 स्टेज हैं जो हमारे लिए देखने को यहाँ पर मिलती हैं। फर्स्ट रिएक्शन मिलती है हमको देखने AG-AB कॉम्प्लेक्स। AG-AB कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि जब एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट होगी तो उस टाइम पे कॉम्प्लेक्स बनाएगी। तो वो कैसी होगी, स्पेसिफिक होगी, वो अटैच तो होगी बट हमको दिखाई नहीं देगी। ये क्या करेगी, ये एक साथ इकट्ठे एंटीजन एंटीबॉडी मिलकर कॉम्प्लेक्स सॉन्ग बना लेगी। जब कॉम्प्लेक्स सॉन्ग बन जाएगा तो कॉम्प्लेक्स सॉन्ग का मतलब यहाँ ये है कि कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जो ऊपर साइड हैं, कुछ एंटीबॉडी होती हैं जो नीचे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर ये जम जाते हैं, तो उसे हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। अब हम समझें डिस्ट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीजन। इसका मतलब ये है कि जब कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करता है तो
उस टाइम पे जो एंटीबॉडी होती है वो एक टॉक्सिन का काम करती है, तो उस बैक्टीरिया को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। इस पूरी ख़त्म करने की क्रिया को बोलते हैं हम डिस्ट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीजन। अब जब ये स्टेज कंप्लीट हो जाती है, इसमें 2 मेजर चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक मिलती है क्वालिटेटिव और दूसरी मिलती है क्वांटिटेटिव। इसका मतलब होता है कि अगर हम मान लो हेपाटाइटिस का कोई सैंपल लेते हैं, उसमें हमें ये जानना है कि वो उसमें वो प्रेजेंट है हेपाटाइटिस पेशेंट या नहीं है, तो उसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के थ्रू समझेंगे। क्वालिटेटिव में बस इतना पता चलता है कि या तो हम उस सैंपल को पता करेंगे कि उसमें एंटीजन है या नहीं है, और क्वांटिटेटिव का काम होता है कि अगर उसमें हेपाटाइटिस है तो कितना है, कितना उसमें प्रेजेंट है और कितना नहीं है, तो उसका हम अमाउंट निकालेंगे। जब उसका अमाउंट निकल जाएगा तो इसे डायल्यूसिस कर देंगे। डायल्यूसिस करने के बाद हमारे लिए एंटीजन एंटीबॉडी कितना उसमें रिस्पॉन्स हो रहा है, कितना उसका रिस्पॉन्स है, ये हमें पता चल जाएगा। अब इसको पता चलने के बाद जब एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होना शुरू हो जाता है तो वह स्टेज आती है नॉन कोवैलेंट बॉन्ड की। जैसे कि आपके सामने एंटीबॉडी दी गई है और जो गोल शेप में दिया है वो है एंटीजन, और स्टार में है वो भी एंटीजन है। अब एंटीबॉडी का जो आकार होता है वो शेप आकार का, वाई आकार का होता है। जब एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच रिएक्शन होता है तो इसका मतलब जब उसमें रिएक्शन होगा तो उसको जुड़ने के लिए, उसे अटैच होने के लिए गम की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो स्ट्रांगली अटैच हो पाए। तो जब स्ट्रांगली अटैच होने के लिए हम नॉन कोवैलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं अटैच करने के लिए। फर्स्ट होता है H बॉन्ड, सेकंड होता है आयनिक बॉन्ड, थर्ड होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बॉन्ड, फोर्थ होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो ये इनके बॉन्ड होते हैं। अब जब ये बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं तो इसमें कुछ स्टेज आगे बढ़ती हैं, तो वो स्टेज कहलाती हैं कैसे, कि उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब ये स्टेज कंप्लीट हो जाती है और एंटीबॉडी एंटीजन में रिएक्शन होता है तो इसमें कुछ तो फैक्टर्स होते हैं जो हानिकारक भी होते हैं और जो लाभकारी भी हो सकते हैं। इसके कुछ इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारा टेम्परेचर है, अगर हाई लेवल पर जाएगा तब भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, तब भी उसका कुछ फैक्टर होगा, और जब लो पर होगा तब भी उसके फैक्टर होगा। इसी तरह से जब एंटीबॉडी और एंटीजन में के बीच रिएक्शन होता है तो इनके बीच में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सामने आते हैं। तो फर्स्ट होता है एफिनिटी, सेकेंड होता है एविडिटी, थर्ड होता है एंटीजन टू एंटीबॉडी रेडियो, फोर्थ होता है फिजिकल फॉर्म ऑफ द एंटीजन। अब फर्स्ट है एफिनिटी। एफिनिटी को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपके सामने एंटीबॉडी दी गई है, ये एंटीबॉडी का जो शेप बनता है, इसका जो इसका डायग्राम बनता है, उसके बीच में एक स्टार का शेप बना होता है। जब स्टार वाले एंटीजन एंटीबॉडी के साथ अटैच होते हैं तो वो आसानी से अटैच हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो आकार होता है वो सेम होता है तो वो बीच में अटैच हो जाता है। लेकिन कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जो गोल आकार के होते हैं तो उनको वो अटैच एक दूसरे के साथ नहीं हो पाते। जब अटैच नहीं होगा तो उसका रिएक्शन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इस एंटीबॉडी और एंटीजन में ये इस तरह से रिएक्शन देखने को मिलती है। अब जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो उसके लिए बोलते हैं अपन हाई एबिलिटी, और जो अच्छे से रिएक्शन नहीं हो पाती है, कुछ गोल आकार के एंटीजन होते हैं जो एक दूसरे से अटैच नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए बोलते हैं लो एबिलिटी। अब इफिनिटी हमको यही बताती है कि अगर कोई एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन नहीं हो रही है तो उसके लिए हम लो एविनिटी बोलेंगे। तो हेविनिटी मतलब एक सिंगल पैराटॉप, जब कोई एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर रही है तब उसके लिए हम लो एविलिटी बोलते हैं। तो एफिनिटी, फर्स्ट एफिनिटी फैक्टर ये होता है। सेकंड है एफिनिटी का मतलब होता है कि जब एंटीजन एंटीबॉडी, जब एक एंटीजन जो होता है, एक एंटीबॉडी होती है, बहुत सारे एंटीजन बना सकती है। मतलब ऐसे कई सारे बैक्टीरिया हमारे अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, तो एक एंटीबॉडी होती है जो उसके लिए ठीक करने में हेल्पफुल होती है।
तो उसमें एफिनिटी क्या होती है, इसमें कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। एफिनिटी में जैसे हमने बताया था कि इसमें हाई क्वालिटी, हाई हैबिलिटी होती है जो एक दूसरे के साथ अटैच होती है। तो एफिनिटी भी यही बताती है कि इसमें कॉम्प्लेक्स बनाने की जो क्षमता है वो हाई लेवल की होती है। अब आता है थर्ड, एंटीजन टू एंटीबॉडी रेडियो। इसका मतलब होता है एंटीजन एंटीबॉडी का मतलब हम इस तरीके से समझ सकते हैं, इसमें 3 टाइप की रेशो होते हैं। 3 टाइप के रेशो को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास 2 एंटीबॉडी दी गई है, 2 एंटीबॉडी और 4 एंटीजन है। जब 2 एंटीबॉडी और 4 एंटीजन एक दूसरे से अटैच होंगे तो उनको अटैच होने में वो अटैच ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एंटीजन हमारे पास ज़्यादा है और एंटीबॉडी कम है। तो इसे हम बोलेंगे पोस्ट जॉन, ये कहलाएगा पोस्ट जॉन, क्योंकि एक दूसरे से ये क्रिया नहीं हो पाएगी अच्छे से। सेकंड है, सेकंड में क्या है कि जब सेकंड को बोलते हैं अपन प्रोजोन। प्रोजोन का मतलब होता है कि हमारे पास 4 एंटीबॉडी दी गई हैं। अब 4 एंटीबॉडी में 3 एंटीजन है, तो ये भी एक दूसरे रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनमें एंटीबॉडी की जो एंटीबॉडी है वो ज़्यादा है और एंटीजन कम है, तो ये भी एक दूसरे से अटैच नहीं हो पाएंगे। तीसरी आती है जोनो इक्विवेलेंस। इसका मतलब होता है 2 एंटीबॉडी हमारे पास हैं और 2 एंटीजन हैं, तो ये रेशो एक ऐसा है जो इक्वल है, ये एक दूसरे से अटैच हो जाएगा। ये बेस्ट होती है रिएक्शन के लिए। जब एंटीजन एंटीबॉडी का रेशो बनता है तो ये सबसे बेस्ट होती है, इसको बोलते हैं जोनो इक्विवेलेंस। देन लास्ट है फिजिकल फॉर्म ऑफ द एंटीजन। फिजिकल फॉर्म ऑफ द एंटीजन को हम एक टाइप्स के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे कि किसी को मलेरिया है या ब्लड ग्रुप चेक करना है, तो उसका जो एंटीजन जो होगा, हमको जो एंटीजन मिलेगा वो इनसॉल्युबल के फॉर्म में मिलेगा, मतलब अघुलनशील होगा। लेकिन जो जैसे कि VDR टेस्ट है, तो ये जो टेस्ट हमको लगाना है, रिएक्शन होती है जब इसका एंटीजन एंटीबॉडी का, तो ये सॉल्वेबल के फॉर्म में होता है। मतलब इनको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, घुलनशील और अघुलनशील। तो इस तरह से हमने आज समझा एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन के बारे में। जल्द ही एक हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।